नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं इतिहास के उन पन्नों का जहां चौहान राजवंश की कहानी लिखी है। ये कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं है, बल्कि इसमें पौराणिक कथाओं का जादू है, महान शासकों का शौर्य है और वो बड़ी बड़ी लड़ाइयां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। तो इस कहानी को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि चौहान आए कहाँ से। फिर देखेंगे कि उन्होंने अपना साम्राज्य कैसे खड़ा किया। उनके सबसे महान राजा के दौर में चलेंगे। फिर पृथ्वीराज की लेजेंडरी कहानी को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। चलिए शुरू करते हैं चौहानों की उत्पत्ति से। और यहाँ एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक वो जो हमें मिथकों और किंवदंतियों में मिलती है, और दूसरी वो जो पत्थर पर लिखे सबूतों से सामने आती है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है जो इस पूरे राजवंश की पहचान से जुड़ा है। क्या चौहान सच में एक पवित्र अग्नि से पैदा हुए थे? तो एक कहानी आती है चंदर बरदाई के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से। कहानी कुछ यूं है कि माउंट आबू पर ऋषि वशिष्ठ एक यज्ञ कर रहे थे, लेकिन राक्षस उसमें बार बार बाधा डाल रहे थे। तब ऋषि ने अग्निकुंड से योद्धा पैदा किए। पहले 3 वंश नाकाम रहे, पर फिर चौथे और आखिरी योद्धा चौहान प्रकट हुए और उन्होंने राक्षसों का अंत कर दिया। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो हमें मिलता है पत्थरों पर लिखे इतिहास से। साल 1170 का एक बिजौलिया शिलालेख बताता है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, यानी उनका ताल्लुक एक प्रीस्ली लिनिएज मतलब पुरोहित वंश से था। और बस यहीं से मिथक और हकीकत के बीच एक बहस शुरू हो जाती है। तो ये तो हो गई उनकी ओरिजिन की बात। अब देखते हैं कि इन कहानियों से निकलकर एक मजबूत साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई। शुरुआती राजाओं की खास बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं लड़ी, बल्कि कुछ ऐसा बनाया जो आज भी जिंदा है। वासुदेव ने सांभर में इस वंश की शुरुआत की। अजयराज ने 1113 में अजमेर शहर की स्थापना की, जो आज भी एक बड़ा शहर है। और अर्णोराज ने मशहूर आना सागर झील बनवाई। बहुत जल्द ही चौहानों ने अपनी मिलिट्री पावर का लोहा मनवा लिया और उन्हें वैरी घट जैसे जबरदस्त टाइटल मिलने लगे, जिसका सीधा सा मतलब था दुश्मनों का नाश करने वाला। ये उपाधि गोविंद तृतीय को तब मिली जब उन्होंने महमूद गजनवी जैसे ताकतवर हमलावर को सफलतापूर्वक रोका था। अब ये देखिए, ये उस जमाने के हिसाब से कितनी बड़ी बात थी। राजा अजयराज ने अपनी रानी सोमल देवी के नाम के सिक्के ढलवाए। मतलब पावर और पर्सनल सम्मान का क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। उन्होंने अपनी पत्नी को इतिहास में अमर कर दिया। देखिए, हर राजवंश का एक सुनहरा दौर होता है, एक पीक। और चौहानों के लिए ये दौर आया विग्रहराज चतुर्थ के साथ, एक ऐसा राजा जो तलवार भी चलाता था और कलम भी। आज के इतिहासकार भी जैसे दशरथ शर्मा उनके राज को चौहानों का गोल्डन एज मानते हैं। वो कहते हैं विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहान साम्राज्य का स्वर्ण युग था। मतलब उनके टाइम में चौहान पावर और कल्चर अपने चरम पर था। और वो मल्टी टैलेंटेड थे, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ उन्होंने तोमरों से दिल्ली जीतकर साम्राज्य उत्तर तक फैलाया, तो दूसरी तरफ अजमेर में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। और तो और हरकेली जैसा मशहूर नाटक भी खुद लिखा। मतलब एक ही शख्स में योद्धा भी, आर्किटेक्ट भी और विद्वान भी। इसी वजह से उन्हें कवि बंधु की उपाधि मिली, यानी कवियों का दोस्त। ये टाइटल सिर्फ ये नहीं बताता कि वो खुद लिखते थे, बल्कि ये भी कि वो आर्टिस्ट्स की कितनी कद्र करते थे। वो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि उस दौर के कल्चरल सेंटर थे। और अब इस राजवंश की कहानी पहुंचती है अपने सबसे मशहूर किरदार तक। एक ऐसा नाम जो आज भी सबकी जुबान पर है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज का शुरुआती जीवन तूफानी था। सोचिए, बहुत कम उम्र में गद्दी पर बैठे मां कर्पूरी देवी ने बागडोर संभाली। आते ही भंडाणकों का बड़ा विद्रोह कुचला, फिर महोबा की लड़ाई में परमार्दी देव चंदेल को हराया और यहीं से उन्हें राय पिथौरा और दलपुंगल यानी वर्ल्ड कॉन्करर जैसे टाइटल मिले। लेकिन महोबा की लड़ाई की एक बहुत ही अनोखी बात है। जीते तो पृथ्वीराज थे, पर लोक कथाओं में आज भी हारने वाली सेना के 2 जनरल आल्हा और उदल की बहादुरी के किस्से गाए जाते हैं। ये बात हमें सिखाती है कि इतिहास हमेशा विजेताओं का नहीं होता। कभी कभी वो असाधारण हिम्मत से लड़ने वालों को भी सलाम करता है। लेकिन उनके शासनकाल की सबसे बड़ी पहचान बनी तराइन की 2 लड़ाइयां। ये जमीन की जंग थी, मोहम्मद गोरी के खिलाफ भटिंडा के इलाके पर कब्जे के लिए 1191 में,
पहली जंग में पृथ्वीराज की जबरदस्त जीत हुई, लेकिन 1192 में हुई दूसरी जंग ने पूरे उत्तर भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। तो साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन क्या चौहानों का असर भी खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। उनका प्रभाव आज भी भारत की जमीन पर, हमारे शहरों में साफ देखा जा सकता है। ये जो अजमेर की खूबसूरत आना सागर झील है ना, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये एक खूनी जंग के मैदान पर बनी थी। राजा अर्नोराज ने इसे बनवाया ताकि उस खून से सनी जमीन को पाक किया जा सके। सोचिए, हिंसा की जगह पर शांति का प्रतीक। और ये तो जैसे इतिहास की परतें एक दूसरे के ऊपर रखी हों। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, जो आज एक मस्जिद है, वो असल में विग्रहराज चतुर्थ की बनाई संस्कृत यूनिवर्सिटी की नींव पर खड़ा है। एक ही जगह पर 2 अलग-अलग दौर, एक दूसरे के ऊपर। आज राजस्थान के लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाला बीसलपुर डैम, जानते हैं इसका नाम कहां से आया? उसी शहर से जिसे विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसल देव ने बसाया था। मतलब सदियों पहले के एक राजा का काम आज भी लोगों की जिंदगी चला रहा है। बस 26 साल, ये उम्र थी पृथ्वीराज चौहान की, जब तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद उनकी मौत हुई। इतनी कम उम्र में इतिहास पर इतनी गहरी छाप छोड़ जाना वाकई कमाल है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, असल में विरासत क्या है? क्या वो आखिरी जीत है या सफर में दिखाई गई बहादुरी? जब हम पृथ्वीराज या फिर आल्हा ऊदल जैसे योद्धाओं को याद करते हैं, तो हम उनकी किस बात को सलाम करते हैं? सोचिएगा जरूर।